हेलो दोस्तों, MSW009 के इस खंड 3 में हम लोग इकाई 2 को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो समाज कार्य और सामाजिक क्रिया का एकीकृत दृष्टिकोण है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। नमस्कार। आज हम समाज कार्य एक एकीकृत दृष्टिकोण से जुड़े कुछ दस्तावेज देख रहे हैं और इनके जरिए हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि समाज कार्य का ये एकीकृत नजरिया ये है क्या आखिर, और ये जरूरी क्यों माना गया है। लगता तो यही है कि ये फील्ड हमेशा से बदलता रहा है। बिल्कुल। और देखिए, समाज कार्य सिर्फ कोई भावुक होकर मदद करना नहीं है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसका असल मकसद तो लोगों या समूहों को उनकी जो सामाजिक दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उनसे निपटने में मदद करना है। और जाहिर है, जैसे जैसे समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, तो हमारे काम करने के तरीके भी बदलने चाहिए, वो विकसित होने चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो इन दस्तावेजों में लिखा है कि समाज कार्य का एक बहुत अहम हिस्सा है मध्यस्थता करना। मतलब लोगों को उनकी सामाजिक रुकावटें पार करने में एक तरह से सहारा देना, सहायता देना। हाँ, और यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो मदद है या मध्यस्थता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। समाज बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो हमें भी लगातार अपने तरीकों को, अपनी सोच को, अपने मॉडल्स को बेहतर बनाना पड़ता है, उनको दोबारा डिज़ाइन करना पड़ता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझिए। अच्छा, और इसमें पहले की सोच के बारे में भी कुछ है। ऐसा लगता है कि पहले ना चीजों को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता था। जैसे या तो आप किसी एक व्यक्ति की समस्या पर काम कर रहे हैं, वो केस वर्क जिसे कहा गया, या फिर आप बड़े सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं, वो सामाजिक क्रिया। ये या वो वाली जो सोच थी, जिसे शायद द्विभाजक कहा गया है, ये कुछ हद तक सीमित क्यों मानी गई? इसमें क्या कमी थी? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। असल में बात यह कि समाज और लोगों की जो समस्याएं हैं, वो इतनी सीधी बटी हुई नहीं होती हैं। तो पिनकस तथा मिनाहन जैसे जो विचारक थे, उन्होंने महसूस किया कि ये जो विभाजन है ना, केस वर्क अलग, कम्युनिटी वर्क अलग, सूक्ष्म अलग, स्थूल अलग, ये असलियत की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। उनका मानना था कि समाज कार्य की असली ताकत इन अलग-अलग लगने वाले हिस्सों को व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय, यहाँ तक कि नीतियां, इनको जोड़कर देखने में है और उनके बीच के जो रिश्ते हैं उनको समझने में है। सिर्फ एक पहलू पर टिके रहना काफी नहीं था। अच्छा, तो इसी कमी को या इस समझ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक एकीकृत मॉडल का विचार रखा। तो इसका मुख्य आधार क्या था? मतलब किस सोच पर यह टिका था? देखिए, उनका बुनियादी विचार ये था कि समाज कार्य आप चाहे किसी भी रूप में कर रहे हो, व्यक्ति के साथ, समूह के साथ या पूरे समुदाय के स्तर पर, उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ काम करने के तरीके होते हैं जो सब जगह लागू होते हैं। तो उनका जो एकीकृत मॉडल था, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश थी जो इन सब कॉमन चीजों को एक साथ लाए। अच्छा। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ अपने क्लाइंट मतलब सेवार्थी पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके आसपास का जो पूरा माहौल है, परिवार है, दोस्त हैं, स्कूल या काम की जगह है, मोहल्ला है, सरकारी नीतियां हैं, इन सब पर एक साथ नजर रखता है। और जहां जरूरत पड़ती है, वो इन सब के साथ मिलकर काम करता है। ये सोच ही अपने आप में काफी बड़ा बदलाव था उस समय। हाँ, ये तो है। तो इस एकीकृत मॉडल को अगर लागू करना हो तो इसके लिए कुछ खास बातें या कह लें कि मापदंड, उनका भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। वो क्या है, अगर हम संक्षेप में समझें? हाँ, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं इसके पीछे। पहला तो यह है कि ये तरीका या तो ये या वो वाली सोच से बचता है। ये एक ज्यादा होलिस्टिक, एक पूरी तस्वीर पेश करता है। दूसरा, इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को सिर्फ क्लाइंट से नहीं, बल्कि कई तरह के लोगों और समूहों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, उनके साथ काम करना पड़ता है। तीसरा, मदद करने के लिए उसे अलग अलग लेवल पर काम करना होता है, व्यक्ति के लेवल पर भी, परिवार के, समुदाय के, और जरूरत पड़े तो पूरी व्यवस्था के लेवल पर भी। ठीक है। चौथा, यह बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, जैसे सीखने के सिद्धांत हैं, बातचीत या संप्रेषण के सिद्धांत हैं, उनका सही जगह पर सोच समझकर इस्तेमाल हो। और पांचवा, ये मॉडल ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब अलग अलग तरह की सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में काम आ सके। तो मतलब कुल मिलाकर समाज कार्य को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय ये एकीकृत दृष्टिकोण इसे एक पूरी आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया की तरह देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने।
एकदम यही बात है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि इस पर ज्यादा जोर देता है कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, क्यों जुड़ी हुई हैं, और उन रिश्तों के साथ, उन कनेक्शंस के साथ कैसे काम किया जाए। फोकस जो है वो रिश्तों पर और उनके आपसी तालमेल पर ज्यादा है। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए इस बातचीत के आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं, सोचने के लिए कि अगर हम समाज कार्य की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे मान लीजिए स्कूलों में काम करने वाले सोशल वर्कर हैं या जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, अगर उनको हम इस एकीकृत नजरिए से देखें तो उनके रोजमर्रा के काम में, उनके प्रैक्टिस में ऐसे कौन से नए पहलू या सुधार की संभावनाएं दिख सकती हैं जिन पर शायद अब तक उतना ध्यान नहीं गया है। सामाजिक कार्य और उसमें जो अलग अलग व्यवस्थाएं या कह लें कि सिस्टम्स काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका है? जी, हमारे पास सामाजिक कार्य व्यवस्थाओं को समझना नाम के लेख से कुछ जानकारी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग जरूरत पड़ने पर मतलब किस तरह के हेल्प सिस्टम्स पर निर्भर होते हैं। हाँ, और ये अकादमिक स्रोत जो हैं, ये हमें वो अलग अलग सिस्टम समझने में मदद करते हैं जिनसे लोग जुड़े हैं। तो आज की इस बातचीत का मकसद क्या है? यही कि इन थोड़ी जटिल सी लगने वाली व्यवस्थाओं को थोड़ा आसान बनाएं। बिल्कुल। ये है क्या, क्यों ये कभी-कभी मतलब मदद करने में नाकाम रह जाती हैं, और फिर सोशल वर्कर्स कैसे इन सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं बदलाव लाने के लिए। सही। और सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है ना कि जब किसी को सहारे की जरूरत होती है तो वो कहाँ देखता है? परिवार, दोस्त, या फिर कोई संगठन, कोई सरकारी संस्था? और तब क्या होता है जब ये रास्ते एक तरह से बंद मिलते हैं? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हाँ, तो देखिए स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर 3 तरह के रिसोर्स सिस्टम्स होते हैं जिन पर लोग डिपेंड करते हैं। पहला है बिल्कुल नेचुरल या इनफॉर्मल, मतलब परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। अच्छा, ये तो हो गए अपने सबसे करीबी लोग। जी। फिर दूसरा है फॉर्मल, जैसे कोई क्लब हो गया या ट्रेड यूनियन या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सदस्यता वाले संगठन। ओके, और तीसरा? और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत, जैसे अस्पताल, स्कूल या जो कानूनी सलाह वगैरह देते हैं वो संस्थाएं। पर जैसा आपने शुरू में कहा, ये हमेशा काम करें जरूरी नहीं। स्रोत बताते हैं कि जो इनफॉर्मल मदद है, परिवार दोस्तों वाली, वो क्यों फेल हो सकती है? शायद किसी का अपना नेटवर्क ही कमजोर हो। हाँ, या लोग संकोच करते हों, मदद मांगने में झिझक। बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है कि जो मदद करना चाहते हैं उनके पास साधन ही ना हो। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। एकदम। इसी तरह जो फॉर्मल व्यवस्थाएं हैं वो भी कमजोर पड़ सकती हैं। हो सकता है किसी खास जरूरत के लिए कोई संगठन ही मौजूद ना हो, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में मजदूरों की कोई यूनियन ही ना हो। ये हो सकता है। या फिर लोग जुड़ने से कतराएं, जैसे HIV पॉजिटिव व्यक्ति है तो समाज में जो कलंक जुड़ा है उसके डर से वो किसी सपोर्ट ग्रुप में शायद ना जाना चाहें। बात तो सही है। और इन संगठनों के पास खुद भी तो शायद उतने रिसोर्सेज ना हो। बिल्कुल, उनके पास शायद उतना पैसा या असर ना हो कि वो अपने मेंबर्स की ठीक से मदद कर पाएं। और फिर आती हैं बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशनल लेवल। वहां की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं, पर क्या उनका फायदा सब तक पहुंचता है? सही कहा। जैसे PDS का राशन है, कभी क्वालिटी खराब, कभी मात्रा कम, या फिर जरूरत की सर्विस ही ना हो। खासकर दूर दराज के गांव में सोचिए, मेंटल हेल्थ सर्विसेज कहाँ मिलती हैं आसानी से। हाँ, ये एक बड़ा गैप है। और भेदभाव, वो भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल। जैसे कुछ अस्पतालों में सुनने में आता है कि HIV मरीजों के साथ ठीक बर्ताव नहीं होता, और कई बार तो सेवाएं इतनी महंगी होती हैं या इतनी दूर कि आम आदमी के लिए उन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब ये सारे सिस्टम्स मतलब ठीक से काम नहीं कर पाते या नाकाफी होते हैं, तब सोशल वर्कर्स का रोल आता है ना? हाँ, तब उनका हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और इसे समझने के लिए स्रोत एक फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें 4 खास सिस्टम्स की बात होती है: चेंज एजेंट सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम, टारगेट सिस्टम और एक्शन सिस्टम। अच्छा, ये क्या है? थोड़ा समझाएं। चेंज एजेंट सिस्टम, ये तो शायद सोशल वर्कर या उनकी एजेंसी हुई जो बदलाव लाना चाहते हैं। एकदम सही, वो हो गए चेंज एजेंट। और क्लाइंट सिस्टम, वो व्यक्ति या ग्रुप जिसे मदद चाहिए, जो मदद के लिए आगे आया है। ठीक है, क्लाइंट मतलब सेवार्थी। और टारगेट सिस्टम? टारगेट सिस्टम में वो लोग या वो हालात आते हैं जिन्हें बदलना जरूरी है ताकि क्लाइंट की मदद हो सके। ओके, और चौथा? एक्शन सिस्टम। एक्शन सिस्टम में वो सब लोग या ग्रुप्स शामिल होते हैं जिनके साथ मिलकर चेंज एजेंट
यानी सोशल वर्कर बदलाव लाने की कोशिश करता है। ये एक तरह से मददगारों का नेटवर्क हो गया। स्रोत में इसका कोई उदाहरण भी है जिससे ये और साफ हो जाए? हाँ, एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक महिला है, वो होगी क्लाइंट सिस्टम, वो सोशल वर्कर के पास जाती है। सोशल वर्कर हो गया चेंज एजेंट सिस्टम। ठीक। क्यों जाती है? क्योंकि उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता है। तो यहाँ पति क्या हुआ? पति हुआ टारगेट सिस्टम, जिसे बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। अब सोशल वर्कर पति से बात करेगा, शायद उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजेगा। इस काम में डॉक्टर, नशा मुक्ति केंद्र का स्टाफ या कोई लोकल एनजीओ वर्कर मदद कर सकते हैं। ये सब कौन हुए? ये हुए एक्शन सिस्टम, मददगार। हाँ, ये एक्शन सिस्टम का हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि समस्या को सिर्फ उस व्यक्ति यानी पति तक ही सीमित नहीं देखा जाता। अच्छा, मतलब मामला सिर्फ पति को सुधारने से भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। सोशल वर्कर ये भी देखेगा कि भाई उस इलाके में बेरोजगारी तो ज्यादा नहीं, क्या शराब बहुत आसानी से मिल जाती है, समाज में ऐसी सोच तो नहीं जो शराब पीने और हिंसा को नॉर्मल मानती हो। मतलब जड़ तक जाने की कोशिश। जी, और अगर ऐसा है तो फिर टारगेट सिस्टम का दायरा बढ़ जाता है। उसमें फिर राज्य की पॉलिसीज, शराब की दुकानें, कम्युनिटी की सोच, ये सब भी आ सकते हैं। अच्छा, तो फिर एक्शन सिस्टम भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर एक्शन सिस्टम में मीडिया को शामिल करना पड़ सकता है, रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, दूसरे संगठनों को, जो बड़े लेवल पर बदलाव लाने में मदद करें। तो आप समझ रहे हैं, सोशल वर्क सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करना नहीं है। हाँ, ये तो बहुत व्यापक नजरिया है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो सोशल वर्क असल में सिर्फ किसी एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उन सारे जटिल सिस्टम्स के जाल को समझना है जिनसे हम सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और उनमें जरूरत के हिसाब से हस्तक्षेप करना। और ये जो 4 सिस्टम्स की हमने बात की, चेंज एजेंट, क्लाइंट, टारगेट और एक्शन, ये हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं। एकदम सही। और जाते कहते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, वो ये कि खुद जो चेंज एजेंट है यानी सोशल वर्कर, उसकी अपनी बैकग्राउंड, उसके अपने मूल्य, उसके पास जो संसाधन है, ये चीजें इस बात को कैसे प्रभावित कर सकती हैं कि वो किसे टारगेट सिस्टम मानेगा और किसे एक्शन सिस्टम में शामिल करेगा। ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका असर तो फिर पूरे हस्तक्षेप की निष्पक्षता और उसके असर पर भी पड़ेगा। सोचने वाली बात है। सामाजिक बदलाव ये कैसे होता है? क्या इसका कोई तय तरीका है? जी बिल्कुल। अक्सर लगता है कि ये बस हो जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। हाँ, और आज हम उसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक गाइड है, परिवर्तन प्रयास की प्रक्रिया। इसमें 8 चरण बताए गए हैं। जी, और इसे समझने के लिए हम बनारस के बुनकरों का जो उदाहरण है उसका सहारा लेंगे। बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम क्या होता है इस प्रक्रिया में? देखिए, पहला और दूसरा कदम साथ साथ चलते हैं। एक तो है समस्या का आकलन करना, मतलब दिक्कत है क्या, और दूसरा उससे जुड़ी जानकारी, आंकड़े इकट्ठा करना। जैसे बनारस में बुनकरों की आत्महत्या की बात सामने आई, तो पहले ये समझना कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल, समस्या की जड़ तक जाना। जी, क्या कारण है? जैसे तकनीकी बदलाव आ गए, मशीन वाली साड़ियां आ गई। हाँ, और बिचौलियों का शोषण भी सुना है काफी होता है। जी, वो भी। और बुनकरों के पास दूसरे विकल्प भी नहीं थे ज्यादा। फिर ये देखना कि असर किस पर पड़ रहा है, कौन लोग हैं ये। और पता चला कि ज्यादातर पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बुनकर थे, जिनकी आर्थिक हालत वैसे ही ठीक नहीं थी। सही। और ये जानकारी सिर्फ अंदाजे से नहीं जुटाई जाती, मतलब बाकायदा तरीके से प्रश्नोत्तरी हो सकती है, लोगों से मिलना जुलना, अवलोकन करना। हाँ, जैसे कितने बुनकर हैं, उनके परिवार कैसे हैं, एक साड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है, क्या उन्हें किसी सरकारी योजना का पता है, ये सब। जी हाँ, ये सब। और आकलन में एक और जरूरी बात सामने आई। क्या? कि जो उनके अपने अनौपचारिक सहारे थे, परिवार, दोस्त, वो काफी नहीं पड़ रहे थे। और जो औपचारिक व्यवस्थाएं हो सकती थी, जैसे एनजीओ या स्वयं सहायता समूह, उनका उन्हें पता ही नहीं था। हाँ, या तो पता नहीं था या पहुंच नहीं थी। तो एक तरह से वो अकेले पड़ गए थे अपनी लड़ाई में। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, तो समस्या समझ ली, आंकड़े जुटा लिए, अब आगे सिर्फ बुनकरों से ही बात करते रहना है? नहीं, यही पर तीसरा और चौथा चरण आता है। अब हमें सेवार्थी यानी बुनकरों के अलावा दूसरी व्यवस्थाओं से भी जुड़ना है। दूसरी व्यवस्थाएं मतलब? जैसे सरकारी विभाग, एनजीओज, बैंक, बाजार के लोग, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उनसे संपर्क बनाना। और ये देखना कि कौन साथ दे सकता है, कौन शायद विरोध करे,
जिसे बिचौलिए शायद विरोधी करेंगे। बिल्कुल, उनका विश्लेषण करना पड़ता है। बिचौलिए तो खैर विरोधी खेमे में ही थे। सरकारी योजनाओं का शुरू में पता नहीं था कि वो कितनी मददगार होंगी, वो अज्ञात श्रेणी में थीं। तो इसी आधार पे फिर एक्शन प्लान बनता होगा कि किससे मिलना है, कैसे मिलना है, सीधे जाकर या फिर मीडिया के जरिए। बनारस वाले केस में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार और सुस्ती थी, उसे देखते हुए लगा कि सीधी बात शायद ना बने। जी, तो मीडिया को शामिल करने की सोची गई ताकि थोड़ा दबाव बने, पारदर्शिता आए। चौथे चरण में यह भी साफ किया जाता है कि कौन क्या करेगा, मतलब काम का बंटवारा। हाँ, बुनकर क्या करेंगे, जो मदद करने वाले लोग या संस्थाएं हैं, कार्यवाही व्यवस्था, वो क्या करेंगे, और जिनसे बदलाव की उम्मीद है, लक्षित व्यवस्था जैसे सरकार, बिचौलिए, उनसे क्या करवाना है। और जो विरोध कर सकते हैं, उनसे निपटने की तैयारी भी इसी में शामिल है, जैसे बिचौलियों से बात करना। जी, कोशिश करना। अगर बात ना बने तो फिर दूसरे रास्ते खोजना, जैसे बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने के तरीके ढूंढना, या नई सेवाएं शुरू करना, जैसे उनके अपने समूह बनवाना। ठीक है, ये काफी प्लानिंग वाला काम लग रहा है। अब आते हैं 5वें चरण पर, कार्यवाही व्यवस्था तैयार करना। ये क्या होता है? ये वो टीम या समूह है जो असल में बदलाव लाने का काम करेगी। इसमें अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, सलाहकार, समाज कार्य के पेशेवर, ट्रेनर, बाजार के जानकार, मोलभाव करने वाले लोग, मीडिया संपर्क वाले। अच्छा, मतलब पूरी एक फौज तैयार करना। हाँ, कह सकते हैं। तय करना होता है कि कौन क्या भूमिका निभाएगा, कितने समय के लिए, और उनका क्या असर होगा। कभी कभी एक बड़े लक्ष्य के लिए कई छोटी छोटी टीमें भी बनानी पड़ सकती हैं। और फिर इन सब लोगों को साथ लेकर चलना, तालमेल बिठाना, ये शायद छठा चरण है, समन्वय। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर टीम में ही तालमेल ना हो, लोग एक दूसरे की भूमिका ना समझें या उनके अपने स्वार्थ या डर आड़े आ जाएं, तो सब गड़बड़ हो सकता है। हाँ, मान लीजिए कोई काउंसलर है जो किसी खास समुदाय के प्रति पक्षपाती है, या कोई संस्था है जो टकराव से बचना चाहती है, दबंगों से भिड़ना नहीं चाहती। तो जो मुख्य व्यक्ति ये सब कर रहा है, उसे सिर्फ प्लानर नहीं बल्कि मोटिवेटर भी बनना पड़ता है। सबको साथ लेके चलना, हौसला बनाए रखना, तथ्यों से अवगत कराना, चेतना जगाना। ये वाकई मुश्किल काम लगता है। अच्छा, अब सारी तैयारी हो गई, टीम बन गई, तालमेल भी है। अब आता है एक्शन का टाइम। 7वां चरण, प्रभाव का इस्तेमाल। जी, अब असल में मध्यस्थता शुरू होती है। लक्ष्य होता है वांछित बदलाव लाना। कैसे, क्या तरीके अपनाए जाते हैं इसमें? कई तरीके हैं। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना, अपनी विशेषज्ञता का, अगर कोई अधिकार है तो उसका, अपनी प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत संबंधों का, सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करके। अच्छा, और लोगों के व्यवहार या सोच को बदलने की कोशिश करना। हाँ, या तो सकारात्मक तरीके से प्रेरित करके, तारीफ करके, या उनकी अंतरात्मा को जगाकर, या फिर नकारात्मक दबाव डालकर। दबाव जैसे बनारस में सरकारी कर्मचारियों या बिचौलियों को समझाना कि अगर वो नहीं माने तो उनकी मानहानि हो सकती है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मीडिया का डर दिखाना, समुदाय का दबाव बनाना। मतलब गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल। कुछ वैसा ही। लक्ष्य है कि वो सहयोग करें। समझ गई। और अब बिल्कुल आखिर में 8वां चरण, समाप्ति। इसका मतलब बस काम खत्म? नहीं, समाप्ति का मतलब सिर्फ खत्म करना नहीं है। इसके 3 अहम हिस्से हैं। पहला तो मूल्यांकन, जो किया वो कितना सफल रहा, कहाँ कमी रह गई, आगे के लिए क्या सीखा। ठीक है, ये तो जरूरी है। दूसरा है संबंधों से धीरे धीरे हटना, मतलब जो सेवार्थी व्यवस्था है जैसे बुनकर, उनकी निर्भरता कम करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, उन्हें बैसाखी पर नहीं रखना। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, जो बदलाव आया है उसे टिकाऊ बनाना। टिकाऊ कैसे? ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो चलती रहें, जैसे बुनकरों के स्वयं सहायता समूह मजबूत करना, उनके सीधे संपर्क बनवाना बैंक से, बाजार से, एनजीओ से, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना, ताकि धीरे धीरे बाहरी मदद की जरूरत कम होती जाए। अच्छा, मतलब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। जी बिल्कुल, ताकि बदलाव सिर्फ एक घटना बनकर ना रह जाए बल्कि एक स्थायी हकीकत बने। तो ये साफ है कि सामाजिक बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक सोची समझी, कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें गहरी समझ, योजना, सहयोग, रणनीति और आखिर में बहुत सावधानी से पीछे हटने की जरूरत होती है। हाँ, बनारस के बुनकरों का उदाहरण यही दिखाता है कि इन चरणों को असल जिंदगी की मुश्किलों में कैसे उतारा जा सकता है।
और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने आसपास कोई सामाजिक पहल देखते हैं तो क्या हम इस नजरिए से उसे देख सकते हैं? क्या उसमें इस तरह की कोई व्यवस्थित योजना दिखती है? बिल्कुल। क्या वो सिर्फ फौरी राहत पर ध्यान दे रहे हैं या फिर समस्या की जड़ तक जाकर उसे टिकाऊ तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमें सामाजिक बदलावों को और बेहतर ढंग से आंकने में मदद कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, उन दस्तावेजों के आधार पर जो हमारे पास हैं। बिल्कुल। और मकसद ये समझना है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता असल में करता क्या है, मतलब समाज में बदलाव लाने में उनका क्या रोल है। सही, क्योंकि ये सिर्फ किसी की मदद कर देने जैसा नहीं है ना। हाँ, इसमें काफी कुछ है। हाँ, ये उससे कई ज्यादा जटिल काम लगता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। जो स्रोत है हमारे पास वो बताते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। पहली कौन सी है? बिल्कुल, पहली और शायद सबसे बुनियादी भूमिका वो है उन लोगों या समूहों की मदद करना जिनकी सेवा की जा रही है, जिन्हें सेवार्थी व्यवस्था कहा गया है। हाँ बिल्कुल, सेवार्थी व्यवस्था। उनकी मदद करना ताकि वे अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनसे निपट सकें। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? जैसे उन्हें सही जानकारी देना, उनकी समझ बढ़ाना और मुश्किल वक्त में सहारा देना, मतलब एक तरह से लोगों को सशक्त बनाना, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, है ना? एग्जैक्टली, आत्मनिर्भर बनाना। अच्छा, ये हुई पहली भूमिका। और दूसरी, मुझे याद आ रहा है स्रोत में पहियों पर भोजन सेवा का जिक्र था। हाँ, दूसरी भूमिका है लोगों को जरूरी संसाधनों और सेवाओं से जोड़ना। जैसे वो पहियों पर भोजन वाली बात हो गई, या फिर मान लीजिए महिलाओं को काम पर जाना है तो उनके लिए क्रैच मतलब शिशु गृह जैसी सुविधाएं जुटाना। अच्छा, ताकि रुकावटें दूर हों। हाँ, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि मदद कहाँ से मिलेगी या उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो कार्यकर्ता यहाँ एक पुल का काम करता है एक तरह से। ये तो हुई लोगों और संसाधनों को जोड़ने की बात। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है, जब समस्या संसाधन में नहीं बल्कि उस संस्था में हो जो वो संसाधन देती है। आपने सही पकड़ा, ये तीसरी भूमिका है और ये थोड़ी अलग है। कैसे? यहाँ काम है लोगों और संस्थागत व्यवस्थाओं के बीच के रिश्ते को ठीक करना। कभी कभी क्या होता है कि नियम या प्रक्रियाएं ही ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए रुकावट बन जाती हैं। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था कि लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा था। हाँ, वही कि पास के गांव के स्कूल में लड़कियों को जाने नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ कार्यकर्ता क्या कर सकता है? वो एक सलाहकार या मध्यस्थ बन सकता है संस्था के लिए। हाँ, संस्था को उसकी कार्यप्रणाली सुधारने में मदद कर सकता है ताकि वो लोगों के लिए ज्यादा मददगार साबित हो। तो ये सीधे सीधे व्यवस्था को बदलने की कोशिश है। वाह, मतलब कार्यकर्ता सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि संस्थाओं के काम करने के तरीके पर भी असर डालता है। ये तो काफी बड़ा काम है। बिल्कुल। और चौथी भूमिका? वो तो शायद संस्थाओं के अंदर की बात है। जी हाँ, चौथी भूमिका है किसी संगठन या संस्था के भीतर ही, मतलब अंदर ही अंदर अलग अलग विभागों या लोगों के बीच तालमेल सुधारना। अच्छा, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, कि भाई सूचना का सही आदान प्रदान हो, आपस में सहयोग बढ़े और अगर कोई टकराव या गलतफहमी है तो उसे दूर किया जा सके। इससे संगठन ज्यादा प्रभावी बनता है। समझ गई। और फिर आती है पांचवी भूमिका। मुझे लगता है ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण होगी, नीतिगत बदलाव, पॉलिसी चेंज। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण तो है ही। पांचवी भूमिका है नीति परिवर्तन के लिए वकालत करना, एडवोकेसी। इसमें क्या करना होता है? इसमें सामाजिक समस्याओं से जुड़े तथ्य, आंकड़े, ये सब इकट्ठा करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना होता है और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर, मतलब सरकारी नीतियों में या संस्थागत नियमों में बदलाव लाने की पैरवी करनी होती है। ये सबसे बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का प्रयास है। तो ये 5 भूमिकाएं दिखाती हैं कि काम कितना फैला हुआ है, कितना विविध है। हाँ, बहुत। अच्छा, ये तो हुई भूमिकाएं। अब उन गुणों पर आते हैं जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता में होने चाहिए। स्रोत सबसे पहले किस बात पर जोर देता है? स्रोत सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता है कि कार्यकर्ता के मन में हर इंसान की कीमत और उसकी गरिमा के प्रति गहरा सच्चा सम्मान और विश्वास होना चाहिए। ये तो बुनियाद हुई। बिल्कुल, ये इस काम की नींव है। इसके बिना तो शायद ये काम मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। और इसके साथ ही जो समाज कार्य के नैतिक सिद्धांत और मूल्य हैं, उनमें भी पक्का विश्वास होना जरूरी है। हाँ, अनिवार्य है। वैल्यूज और एथिक्स में दृढ़ विश्वास। लेकिन क्या एक कार्यकर्ता को हर चीज में माहिर होना पड़ता है?
जैसे बातचीत में भी, सलाह देने में भी, रिसर्च में भी, सब कुछ? नहीं, देखिए ये एक आम धारणा है, पर स्रोत कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कार्यकर्ता खुद हर कौशल में माहिर हो। तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि वो अलग-अलग हुनर वाले लोगों की पहचान कर सके, उनके साथ एक नेटवर्क बना सके और फिर मिलकर लक्ष्यों को हासिल कर सके। अच्छा, मतलब टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता, ये बहुत अहम हो जाती है। अकेले सब कुछ करने की कोशिश करने से बेहतर है सही लोगों को साथ लाना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, और वो जो कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच का रिश्ता होता है, उसके बारे में क्या कहा गया? वो कैसा होना चाहिए? स्रोत बताता है कि ये रिश्ते पूरी तरह से पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल। मतलब इनका मकसद हमेशा सेवार्थी का हित साधना होता है, कार्यकर्ता का अपना कोई निजी फायदा नहीं। ठीक है। और इसमें 2 और चीजें जरूरी बताई गई हैं। एक है विषय परकता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के स्थिति को देखना। और दूसरी है स्वानुभूति, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी सीमाओं को समझना, ताकि वो काम पर हावी ना हो। एग्जैक्टली, ताकि वो चीजें काम के आड़े ना आए। ये पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो सामाजिक कार्यकर्ता एक तरह से मल्टीटास्कर है। वो मददगार भी है, संयोजक भी है, वकील भी है, मध्यस्थ भी और व्यवस्था सुधारक भी। हाँ, कई किरदार एक साथ। ये सिर्फ फौरी राहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को, समाज को लंबे समय के लिए मजबूत बनाने का काम है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक अहम सवाल उठकर जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, नई जरूरतें आ रही हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, तो भविष्य में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या वो यही रहेगी या उसमें कुछ नया जुड़ेगा? हाँ। और उन्हें किन नए कौशलों की, नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि समाज तो लगातार बदल रहा है। आज की इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि सामाजिक कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी जटिल और पूरी तरह से पेशेवर काम है। सही कहा। और ये समाज को बेहतर बनाने में वाकई अहम योगदान देता है। बिल्कुल। सामुदायिक विकास और सामाजिक क्रिया पर। हाँ, ये दोनों शब्द अक्सर साथ में सुनने को मिलते हैं, समुदायों की बेहतरी से जुड़े हैं। बिल्कुल। पर क्या ये एक ही चीजें हैं या इनमें कुछ कुछ फर्क है? हमारे पास इनसे जुड़े कुछ अंश हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये अवधारणाएं कैसे काम करती हैं, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सामुदायिक विकास, ये है क्या असल में? देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से सामुदायिक विकास मतलब समुदाय की आर्थिक और सामाजिक तरक्की। ठीक है। पर इसमें 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, लोगों की अपनी सक्रिय भागीदारी, और दूसरी, सरकार से तकनीकी या वित्तीय मदद। अच्छा, तो मतलब लोगों की भागीदारी और सरकारी मदद। हाँ, दोनों अनिवार्य हैं। एक के बिना मतलब ये अधूरा है। ये दिलचस्प है। ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं सिर्फ लोगों का अपना एफर्ट, दोनों का मेल है। बिल्कुल। तो फिर ये सामाजिक क्रिया कहाँ आती है इस तस्वीर में? क्योंकि मैंने सुना है कि दोनों का आखिर में लक्ष्य तो एक ही है, समुदाय का विकास। हाँ, लक्ष्य बिल्कुल साझा है, ये बात सही है। दोनों ही समुदाय की जो जरूरतें हैं, जो वो महसूस करते हैं, वहीं से शुरू होते हैं। अच्छा। और दोनों संगठित कार्यवाही मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक्शन पर जोर देते हैं, ताकि टिकाऊ विकास हो। हाँ, टिकाऊ, संतुलित विकास, और ऐसा विकास जहां समाज के सभी वर्गों को संसाधन और शक्ति मतलब पावर में बराबर का हिस्सा मिले। तो समानता पर भी जोर है। बिल्कुल। और असल में ये स्रोत बताते हैं कि सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन और विकास के कई मॉडलों में से एक माना जाता है। ओह, अच्छा, तो ये उसी का एक हिस्सा या एक तरीका हो सकता है? हाँ, एक मॉडल कह सकते हैं। प्रक्रिया के लेवल पर भी तो काफी मिलती जुलती बातें लग रही हैं, जैसे जरूरतें पहचानना, हाँ, स्थानीय लीडर्स को ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना, सही है, संसाधनों की पहचान में समुदाय को शामिल करना, हाँ, ये सब कॉमन है। आने की कोशिश करना और एक सहयोग का मतलब मिलजुल कर काम करने का माहौल बनाना। हाँ, वो आपसी तालमेल वाली बात। बिल्कुल। और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर बहुत जोर है। क्यों? उनका क्या रोल है इसमें? ताकि सशक्तिकरण हो मतलब एम्पावरमेंट, और जो भी नतीजे आए वो लंबे समय तक टिके, सस्टेनेबल हो। समझ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है,
अगर सामुदायिक विकास में ये सब शामिल है और ये इतना कारगर है, तो फिर अलग से सामाजिक क्रिया की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? बहुत अच्छा सवाल है। व्यवस्था में बदलाव की बात कहाँ से आई? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि कभी-कभी सिर्फ कार्यक्रम चलाना या विकास के काम करना काफी नहीं होता। अच्छा। हाँ, जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है, जो संस्थाएं हैं, उनमें ही बदलाव लाना जरूरी हो जाता है और यहीं पर सामाजिक क्रिया की भूमिका अहम हो जाती है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल, गरीबी को ही लीजिए। दशकों तक विकास के कार्यक्रम चले, लेकिन गरीबी बढ़ी। हाँ, ये तो है। तो इससे 60 और 70 के दशक में विकास की पूरी अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। और उन सवालों का नतीजा क्या निकला? सोच में क्या बदलाव आया? सोच ये बनी कि सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलाव काफी नहीं है, समाज में संरचनात्मक मतलब ढांचागत बदलाव करने होंगे। ढांचागत बदलाव जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोजगार, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इन तक सबकी पहुंच बेहतर हो, जो रुकावटें हैं उन्हें हटाया जाए। इसी सोच से फिर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जैसी चीजें आईं, या भूमि सुधार, 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी दिशा में था। अच्छा, तो इनका फोकस था संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। हाँ, और लोगों को संगठित करके उनकी कलेक्टिव पावर, उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाना। तो ये तो एक बड़ा बुनियादी फर्क हो गया। सामुदायिक विकास जहां सहयोग और सरकारी मदद पर ज्यादा निर्भर है, हाँ, वहीं सामाजिक क्रिया व्यवस्था को बदलने पर जोर देती है और जरूरत पड़ने पर क्या ये सत्ता या नियमों को चुनौती भी दे सकती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही मुख्य अंतर है। क्या है, एक बार फिर से बताएंगी? पहला, सामुदायिक विकास को अक्सर सरकारी मदद चाहिए होती है, सूक्ष्म स्तर पर भी और गहन स्तर पर भी, जबकि सामाजिक क्रिया कई बार स्थापित सत्ता के मतलब अथॉरिटी के विरोध में खड़ी हो सकती है। ठीक है, विरोध का पहलू। और दूसरा, सामाजिक क्रिया अक्सर बड़े पैमाने पर होती है, मैक्रो लेवल पर, जबकि सामुदायिक विकास ज्यादातर स्थानीय, लोकल होता है, भले ही उसका सामाजिक लक्ष्य बड़ा हो। यानी स्केल का फर्क। हाँ, और सबसे मौलिक बात मतलब फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि सामाजिक क्रिया पेशेवर द्वारा लोगों के साथ मिलकर व्यवस्था बदलने का एक तरीका है। अच्छा, एक मेथड। हाँ, जबकि सामुदायिक विकास लोगों की भागीदारी और सरकारी मदद से कुछ रचनात्मक काम करने की एक प्रक्रिया भी है और एक लक्ष्य भी है। ये बारीकियां समझना वाकई जरूरी है। प्रक्रिया और लक्ष्य बनाम एक तरीका। बिल्कुल। इन अंतरों को देखते हुए क्या इन्हें किसी तरह जोड़ने की भी कोशिश हुई है? स्रोत में एक एकीकृत दृष्टिकोण का जिक्र था। हाँ, एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका विचार ये है कि सामाजिक कार्य का एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो अलग अलग स्थितियों में काम आ सके। मतलब चाहे किसी एक व्यक्ति की समस्या हो या पूरे समुदाय की, चाहे मकसद समस्या सुलझाना हो या लोगों की क्षमता बढ़ाना हो, ये दृष्टिकोण सामुदायिक कार्य और सामाजिक क्रिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, फिर ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? स्रोत में कुछ चुनौती का भी जिक्र था। हाँ, इसमें एक पेच है। चुनौती ये है कि दुनिया भर में सामाजिक कार्य करने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं। अच्छा, हर जगह का अपना तरीका है। हाँ, स्थानीय संस्कृति, राजनीतिक माहौल, प्राथमिकता, ये सब बहुत अलग होते हैं। इसी विविधता के कारण कोई एक एकीकृत दृष्टिकोण जिसे सब अपना लें, वो बनाना और लागू करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप आ जाता है। बिल्कुल, सिद्धांत अपनी जगह है पर जमीनी हकीकत अलग हो सकती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सामुदायिक विकास और सामाजिक क्रिया दोनों का मकसद समुदायों की भलाई है। हाँ, लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते अलग हैं। एक सहयोग और सरकारी मदद पर चलता है, दूसरा व्यवस्थागत बदलाव पर जोर देता है और कभी-कभी सत्ता के विरोध में भी जा सकता है। सही। प्रक्रियाएं भले ही कुछ मिलती जुलती दिखें, पर उनका आधार, उनका स्केल और सत्ता के साथ उनका रिश्ता काफी अलग है। बिल्कुल, ये स्पष्ट हुआ। और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। जरूर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि हम सामाजिक कार्य की इस वैश्विक विविधता को मानते हुए भी सामुदायिक विकास और सामाजिक क्रिया का कोई ऐसा यूनिवर्सल एकीकृत मॉडल बना सके? एक ऐसा मॉडल जो स्थानीय जरूरतों और संस्कृतियों का भी सम्मान करे और साथ ही कुछ बुनियादी वैश्विक सिद्धांतों पर भी खरा उतरे। ये एक बड़ी चुनौती है,
पर सोचने लायक बात जरूर है। तो आज का हमारा विषय है एकीकृत समाज कार्य। और इसे पढ़ते हुए मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि ये समस्याओं को देखने का एक आम, थोड़ा अलग नजरिया देता है। हाँ। जो स्रोत हमें मिला है उसके हिसाब से ये नजरिया जनरल सिस्टम्स थ्योरी, मतलब सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत है या ये वाकई सामाजिक कार्यकर्ताओं के सोचने और काम करने के तरीके को बदलता है। स्रोत इसी के पड़ताल करता है। तो चलिए जरा इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, और देखिए इसमें असली बात ये है कि ये नजरिया किसी भी मसले को अकेले में देखने से रोकता है। अच्छा। बल्कि ये उसे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानता है, एक पूरे सिस्टम या व्यवस्था का हिस्सा। आप सोचिए, जैसे एक मकड़ी का जाला होता है ना। हाँ हाँ। एक धागा खींचो तो पूरा जाला हिल जाता है, बस वैसे ही। तो स्रोत इसी तरह 4 मुख्य व्यवस्थाओं की बात करता है। पहली है सेवार्थी व्यवस्था। सेवार्थी व्यवस्था मतलब वो व्यक्ति या परिवार या समूह जो मदद के लिए आया है। अच्छा, तो ये वो लोग हो गए जिन्हें मदद चाहिए। ठीक है। और बाकी 3 कौन सी हैं? हाँ, तो दूसरी है परिवर्तन कारक व्यवस्था। ये खुद सामाजिक कार्यकर्ता या उनकी जो एजेंसी है वो होती है, मतलब जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गया, सोशल वर्कर। जी। फिर आती है कार्यवाही व्यवस्था, यानी वो सारे लोग जिनका साथ चाहिए होता है काम को करने के लिए। जैसे सोचिए, शायद स्कूल के टीचर हों, डॉक्टर हों या कोई कम्युनिटी लीडर जिनकी मदद से बदलाव लाया जा सके। अच्छा। और चौथी जो बहुत अहम है वो है लक्षित व्यवस्था। लक्षित व्यवस्था। हाँ, यानी वो लोग या वो हालात जिन्हें बदलने की जरूरत है ताकि सेवार्थी की मदद हो सके। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई नियम या समाज का कोई रवैया भी। ये दिलचस्प है कि नजरिया सिर्फ मदद मांगने वाले पर ही नहीं रुकता, पर ये सारे सिस्टम्स कागज पर तो ठीक हैं, समझ आते हैं, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि असल में एक सामाजिक कार्यकर्ता इन सब के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? मुझे तो ये काफी मुश्किल काम लग रहा है। बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, और यहीं पर सामाजिक कार्यकर्ता का जो कौशल है वो काम आता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कार्यकर्ता को इन सभी व्यवस्थाओं के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनको समझना होता है। सिर्फ सेवार्थी पर ध्यान देना काफी नहीं होता। असली बदलाव तो अक्सर तब आता है जब हम उन ताकतों को समझते हैं और बदलते हैं जो समस्या को बनाए रखती हैं, चाहे वो परिवार का रवैया हो जो शायद लक्षित व्यवस्था का हिस्सा हो या फिर कोई सामाजिक नियम। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं हो गई जिनसे कार्यकर्ता को जूझना पड़ता है। इसके अलावा मदद के लिए संसाधन कहाँ से आते हैं? स्रोत में संसाधनों की भी बात है ना? हाँ बिल्कुल, और ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। स्रोत 3 तरह की संसाधन व्यवस्थाओं का जिक्र करता है। पहली है अनौपचारिक संसाधन व्यवस्था। अनौपचारिक मतलब हमारे सबसे करीबी लोग, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी या साथ काम करने वाले। अक्सर पहली मदद तो यहीं से मिल जाती है। हाँ, ये तो है। दूसरी है औपचारिक संसाधन व्यवस्था। इसमें वे संगठन या समूह आते हैं जो किसी खास मकसद से बने होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या काउंसलिंग केंद्र या शायद कोई हॉबी क्लब भी। अच्छा, और तीसरी है संस्थागत संसाधन व्यवस्था। ये बड़े पैमाने की व्यवस्थाएं हैं, जैसे किसी व्यक्ति का ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, हमारी कानूनी व्यवस्था या यहाँ तक कि राजनीतिक माहौल भी। ये संसाधन भी हो सकते हैं और कभी-कभी आप देखिए ये समस्या का हिस्सा भी बन जाते हैं। सही बात है। तो कार्यकर्ता का काम इन तीनों तरह के संसाधनों को पहचानना है और सेवार्थी के लिए उनका सही इस्तेमाल करना है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्रोत बताता है कि सही मदद सही जगह से आनी चाहिए। कभी परिवार काफी होता है तो कभी किसी एक्सपर्ट ग्रुप की जरूरत पड़ती है। समझ गया। तो पहले समस्या को एक बड़े सिस्टम के तौर पर देखना है, फिर देखना है कि मदद के लिए कौन कौन से साधन मौजूद हैं। इसके बाद फिर दखल या हस्तक्षेप की योजना बनती होगी। स्रोत में इसके कुछ कदम भी बताए गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। स्रोत में हस्तक्षेप या जिसे मध्यस्थता कहते हैं उसके 8 स्पष्ट चरण बताए गए हैं। ये एक पूरी प्रक्रिया है। 8 चरण? अच्छा। हाँ, पहला कदम है समस्या का आकलन। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि दिक्कत क्या है, बल्कि ये भी समझना है कि ये दिक्कत उस व्यक्ति या परिवार के जीवन के किन हिस्सों पर और कैसे असर डाल रही है। स्रोत में जो उदाहरण है वो दिखाते हैं कि कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ बैठकर इसे गहराई से समझता है।
फिर आता है आंकड़ों का संग्रह और शुरुआती संपर्क बनाना, जिसमें वो विश्वास कायम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद क्या सीधे एक्शन होता है? नहीं, पहले संबंधित पक्षों से बातचीत या कह लीजिए समझौता करना होता है, फिर कार्यवाही व्यवस्था बनाना। अच्छा, वही लोग जिन्हें साथ लाना है। हाँ बिल्कुल, वही कार्य लोग जिनकी मदद चाहिए, जैसे हमने पहले बात की थी, टीचर, डॉक्टर वगैरह। फिर उनको बनाए रखना और उनमें समन्वय स्थापित करना, ये भी एक अहम कदम है। ठीक। इसके बाद आता है प्रभाव का इस्तेमाल करना, यानी सही दिशा में बदलाव लाने के लिए बातचीत करना, पैरवी करना या और तरीकों का इस्तेमाल। स्रोत बताता है कि इसमें कभी-कभी संस्थाओं के साथ मोल भाव भी करना पड़ सकता है। अच्छा। और आखिर में जब लक्ष्य हासिल हो जाए तो परिवर्तन के प्रयास को समाप्त करना, मतलब हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये एकीकृत समाज कार्य सिर्फ तात्कालिक समस्या पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि उसके आसपास का जो पूरा ताना बाना है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संस्थाएं, सब पर ध्यान देता है। और मदद करने का भी एक व्यवस्थित तरीका है, ऐसा नहीं कि बस अंदाजे से काम हो रहा हो। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सामाजिक समस्याओं को समझने और सुलझाने का एक ज्यादा, आप कह सकती हैं, व्यापक और शायद ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है। ये मानता है कि समस्याएं अक्सर अकेली नहीं होती, वो कई चीजों से जुड़ी होती हैं। सही। तो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका सिर्फ मदद देना नहीं रह जाती, बल्कि इन अलग अलग स्तरों, छोटे यानी सूक्ष्म, बीच के यानी मध्य और बड़े यानी स्थूल, इन स्तरों पर मौजूद व्यवस्थाओं के बीच एक पुल बनाना और सकारात्मक रिश्ते कायम करना भी है। और जाहिर है इसके लिए खास नज़रिए और कौशल की ज़रूरत होती है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये दृष्टिकोण असल जिंदगी की ज़्यादातर जो जटिल परिस्थितियां होती हैं उनमें बहुत उपयोगी साबित होता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर हम अपनी सामाजिक समस्याओं को, चाहे वो गरीबी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हों, उन्हें इन आपस में जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के नज़रिए से देखना शुरू करें, तो क्या हमारे समझने और उनके हल ढूंढने के तरीके बदल सकते हैं? एक अहम सवाल। और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।